हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ थर्ड सक्सेस पॉइंट। तो आज की डेट में हम एक्चुअली इस चैप्टर को, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, इसको हम फिनिश करने वाले हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज के साथ 3.4। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के ऊपर चले, हम पहले जो अभी तक में हमने सीखा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो अभी तक में हमने क्या क्या सीखा है, एक पॉलीगन के बारे में सीखा है, एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में सीखा है, कॉन्वेक्स कॉन्केव पॉलीगन के बारे में सीखा है, और टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स जो हमने सीखे कि नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंगली पॉलीगन्स के टाइप्स बताए गए हैं। जैसे ट्राइंगल हो गया 3 साइड्स का, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड, heptagon is 7 sides, octagon is 8 side, nonagon is 9 side and decagon is 10 sides. सिमिलरली जितना भी आप उसमें साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो उससे हमें क्या पता चलता जाएगा कि वो कितने नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंगली उसका नाम कौन सा होगा और उसके लास्ट में GON लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या सीखा है कि इसके जो सम ऑफ एंगल्स है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, जिसका कि फॉर्मूला क्या बताया था हमने कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। यानी n इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। अगर किसी भी पॉलीगन की साइड आपको दी गई है कि वो 15 है तो उसका क्या हो जाएगा कि 15 - 2 करेंगे जो कि आएगा 13, और 13 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, उस 15 साइड्स के पॉलीगन का सम ऑफ एंगल। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। इसके अलावा इसमें हमने क्या क्या सीखा कि कैसे हमने जो सम ऑफ एंगल हमें ऑलरेडी पता होता है और उसमें अगर कोई चारों एंगल्स या फिर पांचों एंगल्स में से कोई मिसिंग एंगल है या एक्स उसको माना गया है तो उस एंगल को हमें कैसे निकालना है, हमने पूरी कैलकुलेशन उसकी की है। राइट, उसके बाद में हमने क्या सीखा था अभी तक में कि क्वाड्रिलेटरल्स भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें से हमने अभी तक क्या क्या कवर किया था, काइट और पैरेललोग्राम। काइट में क्या था कि उसकी अपर हैंड की जो अपर साइड होती है उसके दोनों साइड्स इक्वल थे और जो नीचे की दोनों साइड्स दी गई थी वो इक्वल थी, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स दिए गए थे जो कि इक्वल थे। और साथ ही साथ क्या था कि इसमें जो बाइसेक्टर था, जो डायगोनल था वो बाइसेक्ट कर रहा था इक्वली, राइट, 90 डिग्री पे उसको कर रहा था। मगर इसमें बहुत सारे आगे चल के डिफरेंस भी आने वाले हैं, क्योंकि 3.4 एक्सरसाइज मेनली ऐसे क्वेश्चंस के बारे में है कि जिससे आपको शायद कंफ्यूजन रहेगी कि क्या ये जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंगली तो ये प्रॉपर्टी भी मैच करती है और ये प्रॉपर्टी भी, तो इस हिसाब से क्या ये जो बोलना चाह रहा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल दूसरे क्वाड्रिलेटरल के इक्विवेलेंट हो सकता है उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, तो ये चीज हम आज की डेट में करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक में जितना भी मैंने पढ़ाया है मेरे पास कोई भी ऐसे कमेंट्स नहीं आए हैं कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो या फिर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास डाउट्स नहीं है वेल एंड गुड, अगर हैं देन यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके डाउट्स क्लियर करने में, एंड द एप्रिसिएशन दैट आई हैव गॉट फ्रॉम यू गाइज इज आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। ओके, तो जो है ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। अगर उनकी भी क्लासेस चल रही हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मेरी क्लासेस अच्छी हैं और उन्हें भी मेरी क्लासेस से सीखने मिलेगा, सो प्लीज़ गाइस शेयर इट। ओके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ऑलराइट, तो अब चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। जैसा कि हमने लास्ट टाइम 3.3 एक्सरसाइज किया था और मैंने कहा था कि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस छूटे हैं, जिसमें एक्चुअली में 10, 11 और 12 था, और उसमें से 11 और 12 भी काइंड ऑफ सेम ही है 10 के। तो मैं 10th क्वेश्चन को मैंने पिक किया है यहाँ पे आपके लिए, जिसमें कि वो कह रहा है कि ये है फिगर जिसमें एक 80 डिग्री दिया गया है, एक 100 डिग्री दिया गया है, और पूछा गया है कि एक्सप्लेन करो कि ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है और साथ ही साथ ये भी बताओ कि इसमें कौन सी साइड होगी जो कि पैरेलल है। तो अगर हमने मान लीजिए इसको हमने दे दिया, नेमिंग कर दी हमने A, B, C और D के हिसाब से। ठीक है, तो पहली बार जो ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम के 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो 2 लाइन होती हैं, 2 अपोजिट साइड्स जो हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये हो गई एक प्रॉपर्टी। दूसरी क्या हो गई कि जो दूसरी अपोजिट साइड्स होती हैं, 1 of 2 साइड्स आर पैरेलल
और जबकि जो दूसरी दो पेयर ऑफ लाइन्स है जो अपोजिट साइड्स हैं, नॉन कंसेक्यूटिव और अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेपीजियम का एक्चुअली में फिगर होता है, जो उसका जैसे वो दिखता है वो कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, और इसमें अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को और इस लाइन को, तो ये क्या हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जाके मीट हो रहे हैं, राइट। ऊपर अगर हम डॉट 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 करके जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे हो रहे हैं मीट, इसीलिए ये दो लाइंस क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी। जबकि इसके अलावा जो ऊपर और नीचे की लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज होती है ट्रेपीजियम को पहचानने के लिए। तो इसी हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं, इस ABCD जो हमारे सामने फिगर दिया गया है, इसमें भी अगर हम AD को और BC को एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं जाके मीट कर रही हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि इसने एक प्रॉपर्टी को सही बताया है। दूसरी बात क्या है कि जो AB और DC है, AB इज पैरेलल टू DC है, तो इससे क्या हो गया, इससे हमें पता चल रहा है कि इसने दूसरी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया है, इसीलिए ये क्या है, ट्रेपीजियम है। इसी के दौरान हमें क्या पता चल गया कि इसका जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चंस का कि विच टू साइड्स आर पैरेलल, तो वो कौन सी साइड्स होंगी, AB एंड DC आर दी पैरेलल साइड्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो अगर ये ट्रेपीजियम कैसे है उसके लिए आपका आंसर हो गया ये दो प्रॉपर्टीज के साथ, और AB इज पैरेलल टू DC हो गया आपका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। क्योंकि अभी तक में हमने पैरेललोग्राम और काइट के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम इसके आगे और जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो रोम्बस एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कि क्या होता है, सारे साइड्स होते हैं इक्वल। ठीक है, सारे साइड्स अगर इक्वल हो रहे हैं उस हिसाब से इसको क्या हो जाएगा, सारे साइड्स और किसके इक्वल होते हैं, सारे साइड्स एक तो स्क्वायर के इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर रोम्बस देखा जाए तो वो कुछ कुछ काइट की तरह ही दिखता है, मगर एक्चुअली में होता है ये ऐसा, क्योंकि काइट क्या होती है, ऊपर से जो दोनों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ये दोनों और ये दोनों बराबर होती हैं, जबकि इसमें ये चारों साइड्स बराबर होती है जैसे होता है स्क्वायर में। प्लस इसमें क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज आप जैसे कि देख सकते हो कि चारों साइड इक्वल हुई, जो कि किसकी प्रॉपर्टी थी, स्क्वायर की, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की, राइट। जो हमने पैरेललोग्राम पिछले सेशन में पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि रोम्बस में एक्चुअली स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ पैरेललोग्राम की भी एक प्रॉपर्टी है। मगर क्या सारी की सारी, क्या सारा रोम्बस, जितने भी टाइप के रोम्बस होते हैं वो काइट हो सकती हैं, सोचने वाली बात है। वैसे हाँ, अगर ऐसा देखा जाए तो सारे के सारे रोम्बस से हम काइट बना सकते हैं, लेकिन क्या सारे काइट से, जितने भी काइट होते हैं उनसे हम रोम्बस बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसलिए क्योंकि अगर ये ऐसे इक्विवेलेंट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो काइट का इसमें पाया जाएगा कि अपर पोर्शन जो है, अपर साइड्स जो है वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, और जो नीचे के दोनों पोर्शन है वो भी इक्वल है, जैसा कि काइट में बताया गया है। लेकिन काइट में क्या बताया गया है कि जो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, तो जो कि इसमें है। तो इसका मतलब है कि सारे जो रोम्बस है वो काइट्स हो सकते हैं, मगर जो सारे काइट्स हैं वो रोम्बस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। अब बात आती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो ऐसे हो जाएंगे, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। ठीक है, जो ये डायगोनल्स हैं एक्चुअली में ये बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे की काट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो पॉइंट O है, यहाँ पे जो दोनों ही लाइंस हैं, जो दोनों डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, और वो भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट कर रहे हैं,
राइट। तो इसलिए हम इसको, ये भी क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ध्यान रखने वाली है। और ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है स्क्वायर में, राइट। स्क्वायर में जो 90 डिग्री का ऑलरेडी होता है और उसमें जब बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें भी हमको 90 डिग्री ही मिलता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है। उसके अलावा ये किस में पाया जाएगा, रेक्टेंगल में भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जरूरी नहीं है कि वो हो, ठीक है। इसीलिए अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट तो वो कर रहे हैं, एक होता है सिर्फ बाइसेक्टर कि हाँ दोनों जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कट करेंगे तो उसे बाइसेक्ट करना कहते हैं। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब है कि वो 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट कर रहे हैं, तब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसकी दो प्रॉपर्टीज दी गई हैं कि सारी साइड्स जो होती हैं रोम्बस की वो होती हैं इक्वल। दूसरा क्या है, जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ऑन ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में क्या कह रहा है कि इट इज अ इक्वल एंगल्ड पैरेललोग्राम। इक्वल एंगल्ड पैरेललोग्राम मतलब, पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो पैरेललोग्राम अगर हम मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं, ये रहा एक पैरेललोग्राम, इसका ये और ये x डिग्री हो जाएगा, ये y और y डिग्री हो जाएगा। इसके जो साइड्स हैं वो ये a तो ये भी a हो जाएगा, ये b तो ये भी b हो जाएगा, है ना। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल बस ये हो जाता है कि वो राइट एंगल पे रहता है, यहाँ पे ऐसे, और इसमें क्या होता है कि ये a है तो ये भी a होगा, ये b है तो ये भी b होगा। लेकिन इसमें जो सारे के सारे एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें 90 डिग्री ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें जो क्या था, इसमें जो अपोजिट एंगल थे वो इक्वल थे, इसी वजह से इसको हमने पैरेललोग्राम बताया। जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो ही इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगल में सारे एंगल जो होते हैं वो इक्वल ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की सिवाय एक के, वो है कि इसके अपोजिट साइड, जैसा कि अगर होता है पैरेललोग्राम, हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। क्यों, रेक्टेंगल की पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, दूसरा अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड तो यहाँ पे इक्वल है ही, ए बी भी है, राइट। और देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल भी इसमें इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब है कि हम एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम हर एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं मान सकते। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम हर रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम मान सकते हैं, मगर हर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल हम नहीं मान सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले वाले पे कि स्क्वायर के बारे में अब हम बात करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर का कहना है कि इट इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। इट इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स एंड एंगल्स मतलब क्या है कि जो रेक्टेंगल जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें ये ए है, इसमें केवल क्या हो रहे थे, अपोजिट साइड इक्वल हो रहे थे। इसमें ऑलरेडी जो सारे एंगल्स है वो 90 डिग्री है, तो ये स्क्वायर में भी क्या होता है, 90 डिग्री के ही होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, है ना। लेकिन क्या डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पे जो सारी की सारी साइड्स रहती हैं वो भी सेम होती हैं। तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे रेक्टेंगल है जो कि इक्वल साइड का हो और इक्वल एंगल का हो, इक्वल एंगल तो हमको मिल गया, लेकिन इक्वल साइड का कैसे होगा, अगर इक्वल साइड का हो जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो एक रेक्टेंगल हो जिसमें कि हम इक्वल साइड्स मिल जाएं, तो तब हम उस रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में बताया गया है कि स्क्वायर और कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगल ही है जिसमें कि बजाय सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होने के सारी साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल एंगल्स तो हैं ही दोनों में, रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, ठीक है।
उसके बाद में क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये अगेन एक प्रॉपर्टी जो कि रेक्टेंगल में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे बाइसेक्शन तो हो रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है जहाँ पे कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है? नहीं बना रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री हर हाल में बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे टिल्ट करके ऊपर के तौर पे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस शेप में हो जाएगा। तो रोम्बस शेप कह सकते हैं कि बहुत हद तक स्क्वायर का ही मिलता जुलता रूप है, ठीक है। तो स्क्वायर और रोम्बस में ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि चारों साइड उसकी भी बराबर होती हैं, लेकिन क्या है कि उसके जो एंगल हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए उसको पैरेललोग्राम से ज्यादा मैच किया गया है इंस्टेड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके जो सारे के सारे बाइसेक्शन होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे और 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली स्क्वायर में भी क्या होगा, उसमें भी जो एंगल होगा, जो बाइसेक्टर होगा वो इक्विवेलेंट ही होगा, वो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इस वजह से ये तो हमारी हो गई डेफिनेशंस और हमें जो फैक्ट्स यहाँ पे जाने तो वो हमने जान लिए हैं। अब आगे बात करते हैं, हम जल्दी से एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 3.4 की। तो मैं सारा कुछ अभी रब कर रही हूँ ताकि मैं एक्सरसाइज 3.4 हम शुरू कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 क्या कहती है कि से वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है कि क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सारे रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर कह सकते हैं? बताइए, रेक्टेंगल्स को स्क्वायर कह पाएंगे? अगर एक यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें कि ये ए, ये बी है और ये रहा स्क्वायर, तो इसमें तो यहाँ पे ए और साइड में तो चलो ठीक है ए हो गया, लेकिन ये और ये तो बी हो गए, तो इसका मतलब है कि हम रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं कह सकते, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नो। यही अगर पूछता कि क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्या सारे हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते, तो हमारा जवाब होता हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड हो जाएंगी इक्वल, ठीक है, जो कि पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या हो जाएगा कि इक्वल एंगल इसमें रहेंगे, 90 डिग्री का ही एंगल रहेगा। इसका मतलब सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, मगर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। तो पहले वाले का क्या होगा? नहीं होगा इसका आंसर, और इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। और दूसरा क्या है? ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बस, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे काइट, ठीक है, जिसमें ये और ये इक्विवेलेंट है, अपर और नीचे का पार्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सारे के सारे जो रोम्बस हैं वो काइट बन सकते हैं, मगर जो काइट हैं वो रोम्बस नहीं बन सकते। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सारे जो काइट्स हैं वो रोम्बस नहीं होते। फिर क्या पूछ रहा है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में यहाँ पे हो गया जिसकी कि चारों साइड यहाँ पे हो गई बराबर, और पैरेललोग्राम क्या हो गया? जिसकी होती है अपोजिट साइड बराबर, ये और ये बराबर हो जाएंगी, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसके जो एंगल हैं अपोजिट इक्वल हो जाएंगे, सेम एज इसके रोम्बस के, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलेगा? अब देखो, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, इसका मतलब हमें रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ढूंढनी है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, राइट। और दूसरी बात क्या है? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? अपोजिट एंगल भी इक्वल हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा? आंसर ट्रू होगा कि सारे रोम्बसेस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सो इट इज ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का जो बी पार्ट है वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। हमने ई पार्ट पहले कर लिया है तो वो था फॉल्स। अब आता है हमारा सी क्वेश्चन, वो है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो जो सारे के सारे स्क्वायर हैं, इसका मतलब अगर हमने एक स्क्वायर लिया तो डेफिनेटली ये रेक्टेंगल तो बन ही सकता है ना। यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसी में पहली बात तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं,
वो कंप्लीट कर दिया इसने, ठीक है। दूसरा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वो भी स्क्वायर में कर दिया। इसका मतलब है कि ये रोम्बस तो डेफिनेटली हो सकता है। रेक्टेंगल हो सकता है कि नहीं, अगेन सेम चीज, अपोजिट साइड इक्वल होती है और 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो अगेन ये दोनों पे ही खरा उतरा है कि स्क्वायर एक रोम्बस भी हो सकता है हमेशा और एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो जो हमारा सी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो ए था हमारा, यहाँ पे हम अलग से आंसर लिख देते हैं कि ए है हमारा फॉल्स, बी था हमारा ट्रू, सी भी है ट्रू, डी हमें निकालना है, ई हमारा क्या निकला था, फॉल्स। डी क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। तो अगर हम एक स्क्वायर यहाँ पे अगर बना के देखते हैं जिसमें कि ए और ए है, तो आर नॉट पैरेललोग्राम है, तो पहले देखते हैं कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे चारों साइड्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम की तरह। अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, अगेन है, ठीक है, सारे के सारे। इसका मतलब है कि ये जो है ये स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट होगी कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है एफ क्वेश्चन की बारी यहाँ पे, जिसमें लिखा है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सारे के सारे जो रोम्बस हैं वो काइट्स हो सकते हैं, मगर सारी काइट्स रोम्बस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा, ऑल रोम्बस काइट्स हो सकते हैं। तो एफ वाला हो गया ट्रू, ठीक है। फिर आता है जी क्वेश्चन। जी क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। अब ये कैसे होगा, क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकते हैं, जिसमें कि ये कहता है कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की तो सारी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो क्या ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा? हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका क्या होगा कि ये फॉल्स होगा, ठीक है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, फॉल्स। फिर है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। अगेन स्क्वायर भी जो चारों लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको कि हम एक्सटेंड करके उसका ट्रायंगल बना लें या तो फिर इनविजिबल हम ट्रायंगल मिल रहा हो, उस पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं होती जिसको कि हम एक्सटेंड करें तो वो कहीं जाके मीट करें। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एच वाला का क्या है हमारा, फॉल्स। तो ये रहे आपके पहले क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे हमारी तरफ, और उसके अकॉर्डिंगली ये है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ किस में होता है, सारे क्वाड्रेटर्स बनाने हैं, तो सारे के सारे जो साइड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे रोम्बस हो जाएगा एक जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर जिसकी दोनों साइड्स चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा कि इसमें तो जो 4 राइट एंगल्स वाले कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक तो स्क्वायर हो जाएगा हमारा और दूसरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा दूसरे क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाता है कि 4 साइड्स अगर इक्वल होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, और अगर 4 एंगल्स इक्वल होंगे या राइट एंगल हो रहे हैं तो वो कौन से होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें आगे पता चल गई हैं। फिर है आगे कि क्वेश्चन है नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट वाला। दूसरा है कि कैसे वो पैरेललोग्राम है, तीसरा है कि कैसे रोम्बस है, और चौथा है कि कैसे रेक्टेंगल है। अभी हमने ऑलरेडी इन सब के बारे में डिस्कस किया है, तो हम इसको दोबारा से एक बारी आंसर के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम पहले बनाएंगे एक रोम्बस, सॉरी एक स्क्वायर बनाएंगे, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि वो जब क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम या फिर वगैरह बनता है तो उसमें क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने बनाया एक स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या क्या हो जाएगी, सारी जितनी भी प्रॉपर्टी वो है अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट कह लीजिए या फिर ऑल साइड्स कह लीजिए। उसके अलावा क्या है, अपोजिट एंगल्स या ऑल एंगल्स,
आर इक्वल। उसके अलावा क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर का पहला। अब इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बाकी के जो बनाने वाले हैं उसको भी बना के देख लेते हैं कि एक्चुअली में इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करती हैं। ठीक है, तो पहला इसमें दिया गया है क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि अगर हम इसे क्वाड्रिलेटरल से करते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि क्या प्रॉपर्टी बता रहा है, क्वाड्रिलेटरल में बताता है कि एक तो 4 साइड्स होती हैं उसकी, ठीक है, जो कि हो सकता है कि इक्वल हो सकता है इक्वल नहीं हो, मगर क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की हैज 4 साइड्स, जो कि क्या है, प्रॉपर्टी मैच कर रही है क्योंकि स्क्वायर की भी 4 ही साइड हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि सम ऑफ एंगल जो है, सम ऑफ एंगल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो क्या इस स्क्वायर का सम ऑफ एंगल 360 डिग्री है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 90 डिग्री के होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, 94 जा 360 ही होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें ये भी प्रॉपर्टी है। क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज थी जिसको कि दोनों ही इसने मैच की है। तो इसका मतलब है कि हम ये बता सकते हैं कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है क्योंकि उसके 4 साइड्स होते हैं और सम ऑफ एंगल उसका 360 डिग्री होता है। पहला हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट है कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, सेम टू सेम मेरे ख्याल से हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जैसे था कि ऑल या अपोजिट साइड्स इक्वल, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि है सही। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तीसरा क्या है, डायग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगेन सारी प्रॉपर्टी मैच की, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर पैरेललोग्राम बिल्कुल हो सकता है, और ये एक्सप्लेनेशन हमने दे दी कि तीनों प्रॉपर्टीज उसकी मैच कर रही हैं। फिर क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है? तो रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे कि एक तो उसमें रोम्बस का फिगर ये हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें कि चारों साइड्स बराबर होंगी, सो ऑल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सम ऑफ एंगल इज 360 और प्लस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर परपेंडिकुलरली, यानी जैसे स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे होते हैं, सिमिलरली जो इसमें भी होंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होंगे। तो अगेन यहाँ पे जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो मैच कर गई हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि इस वजह से स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। ठीक है, लास्टली इसमें क्या बताया गया है कि क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल हम बीच में क्वाड्रिलेटरल को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं। तो यहाँ पे बन गया हमारा रेक्टेंगल, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अपोजिट एंगल, ये सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, ऑल राइट एंगल्स। ठीक है, और बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
तो ये इन सब प्रॉपर्टीज से हमें क्या पता चलता है कि ये सारे के सारे जो हैं, जो ये सारे स्क्वायर में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ना सिर्फ इससे हमें ये पता चला, बल्कि आप ये भी देख सकते हो कि इससे हम एक टेबल भी बना सकते हैं कि पर्टिकुलरली हर एक में क्या चीजें होती हैं। तो ये चीज आप बना सकते हो कि एक साइड आपने स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद में यहाँ पे आपने उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिख दी कि हाँ ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर आपने बना लिया एक रेक्टेंगल के उसके आगे प्रॉपर्टीज लिख दी। थर्डली आपने बना लिया पैरेललोग्राम, उसकी लिख दी। और रोम्बस बना लिया, रोम्बस का जो है उसकी प्रॉपर्टीज लिख दी। लास्टली क्या बचता है, काइट बचता है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं कि काइट में क्या क्या होता है उसमें। यहाँ पे मैं स्क्वायर को अभी हटा रही हूँ और काइट हम यहाँ पे बना देते हैं। तो काइट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, दूसरा क्या होगा कि वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर। इसका मतलब है कि डायगोनल्स जो परपेंडिकुलरली होते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो एंगल इसका होगा बी, वो जो है क्या नाम है, एंगल डी के बराबर होगा। इसका मतलब अगर हम जो अपोजिट साइड में होते हैं, चाहे हम रोम्बस, अगर हम रोम्बस को भी एक काइट बना के अगर देख लेते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, जो ये और ये एंगल होता है ना, वो एंगल्स, ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स ही होगा, ठीक है। तो यानी कि ए बी सी और डी हो गया, तो ये कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल जो होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर वाला जो है वो एंगल जो होता है, एंड ये कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी माना जाता है। जरूरी नहीं है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी जरूर होगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है और इसी के साथ हमारा जो है क्या नाम है, ये एक टेबल तैयार हो जाएगी जिसके थ्रू आपको समझने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसको किससे मैच करना है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, कौन सी फॉल्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये बताइए, ठीक है, अगर हम रोम्बस का लेते हैं बाइसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम का लेते हैं बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल का लेते हैं इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, काइट का लेते हैं इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इवन रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम और क्या हो गया इसमें स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर में भी करता ही करता है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मगर परपेंडिकुलरली कौन कौन करता है वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला है कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो कि बाइसेक्ट करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट है, और फोर्थ का सेकंड पूछा गया है कि कौन कौन से परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो उसमें से क्या क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा। 4 का आपका जो सेकंड का आंसर है वो एक काइट हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ और यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगी कि इसमें एक्चुअली में 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा आपका काइट, स्क्वायर, रोम्बस और कोई हमने छोड़ा जिसका कि डायगोनल्स, देखो इसमें बाइसेक्ट ईच अदर हो रहे तो हम पैरेललोग्राम नहीं लिखेंगे। रोम्बस था उसमें परपेंडिकुलर ही हो रहे थे, वो हमने लिख दिया है। यहाँ पे क्या था, बाइसेक्ट होते हैं रेक्टेंगल में, इसलिए हमने उसे नहीं लिखा है। काइट में होता है, तो ये 3 जो हो जाएंगे ये हमारे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं, इसलिए इन तीनों का ये हमारा आंसर हो जाएगा 4th के सेकंड का, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि थर्ड है कि आर इक्वल, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल किसमें हो जाएंगे, जो 4th का थर्ड आंसर है यहाँ पे, फोर्थ का थर्ड आंसर है यहाँ पे कि किसके किसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे दोनों के। तो एक तो हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा रोम्बस। क्या पैरेललोग्राम को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बताइए। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा जो पैरेललोग्राम है
इसको इस एज से जोड़ेंगे और इसको इस एज से जोड़ेंगे तो ये जो वाला जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इससे हम पैरेललोग्राम को इसमें नहीं लेंगे, बल्कि इसमें रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, काइट भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या बचता है इसमें हमारा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम आएंगे नहीं। तो इसका मतलब कि फोर्थ का जो थर्ड आंसर है वो यही होगा कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस आएंगे इसमें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की क्या बताया था हमने कि वो एक एनक्लोज्ड एरिया में रहता है, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसीलिए जो रेक्टेंगल है वो क्या है हमारा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्यों? इसका आंसर आप आराम से एक लाइन में दे सकते हैं कि फिफ्थ वाले का है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, और इसका जो सम ऑफ एंगल है वो 360 डिग्री हो ही रहा है, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जो कि एक डायग्राम के बारे में है, सो इट्स नॉट मच अबाउट इट। तो इसमें आप खुद ही देख सकते हो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें है नहीं। सिक्स क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हमारा होता है एंड, और होपफुली आपने ये टेबल ज़रूर बनाई होगी जो हमने अभी डिस्कस की है, क्योंकि ये टेबल आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है कि अगर इसके अलावा आप कहीं क्वेश्चन देखें तो वो भी आपको आंसर करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल को ज़रूर से बना लीजिएगा जो मैंने इस वीडियो में बोली है, सो दैट आपको और ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो आज इस सेशन के साथ यहीं पे हम करते हैं एंड इस सेशन का। ठीक है, सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एप्रिसिएशन एंड बाय बाय फॉर नाउ।